अध्याय 9। संस्थाओं का पतन। जब व्यक्ति व्यवस्था बन जाए। लोकतंत्र की असली ताकत मतपेटियों में नहीं, बल्कि उन संस्थाओं में होती है जो सत्ता को मर्यादा सिखाती हैं। चुनाव सत्ता बदल सकते हैं, पर संस्थाएं ही सत्ता को बांधती हैं। न्यायपालिका, संसद, मीडिया, नौकरशाही, ये सभी मिलकर उस अदृश्य ढांचे का निर्माण करते हैं जो किसी भी व्यक्ति को राजा बनने से रोकता है। लेकिन जब यही संस्थाएं व्यक्ति पूजा, भय या सुविधाजनक चुप्पी के कारण अपने दायित्व से हटने लगती हैं, तब लोकतंत्र बाहर से जीवित दिखता है, भीतर से खोखला हो चुका होता है। यह पतन अचानक नहीं आता। न तो टैंकों की गड़गड़ाहट होती है, न ही संविधान फाड़ा जाता है। यह एक शांत संक्रमण होता है, जहां निर्णय प्रक्रिया धीरे धीरे एक चेहरे में सिमटने लगती है। असहमति को देशद्रोह कहा जाने लगता है और वैधता कानून से नहीं बल्कि भीड़ की तालियों से तय होने लगती है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति स्वयं को व्यवस्था के ऊपर नहीं बल्कि व्यवस्था के रूप में स्थापित कर लेता है। यहीं से शैतानी मानसिकता खुलकर काम करती है। यह मानसिकता हिंसक नहीं दिखती, बल्कि रक्षक का मुखौटा पहनती है। यह कहती है, संस्थान धीमे हैं, मैं तेज हूं। नियम बाधा है, मैं समाधान हूं। मुझ पर सवाल उठाना राष्ट्र पर सवाल उठाना है। इस सोच का असली लक्ष्य संस्थाओं को सुधारना नहीं, बल्कि उन्हें अप्रासंगिक बनाना होता है, ताकि हर निर्णय, हर नैतिकता, हर सत्य एक व्यक्ति की इच्छा से तय हो। ब्रिटिश शासन में गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता 19वीं सदी का उत्तरार्ध। ब्रिटिश भारत में शासन बाहर से संस्थागत दिखता था। काउंसिल, अदालतें, सिविल सर्विस और नियम कानून मौजूद थे, लेकिन व्यवहार में अंतिम निर्णय धीरे धीरे गवर्नर जनरल और वायसरॉय के विवेक पर टिकने लगे। परिषदें सलाह देने तक सीमित हो गईं। न्यायपालिका कई मामलों में कार्यपालिका के दबाव में रही और नौकरशाही का प्रमुख उद्देश्य कानून की रक्षा नहीं, बल्कि राज के हित की पूर्ति बन गया। असहमति को प्रशासनिक अवज्ञा या अशांति फैलाने के रूप में देखा जाने लगा। संस्थाएं टूटी नहीं, पर उनकी आत्मा सिकुड़ गई। व्यक्ति औपचारिक रूप से व्यवस्था के ऊपर नहीं था, लेकिन व्यवहार में वही व्यवस्था बन चुका था। निष्कर्ष: जब व्यक्ति व्यवस्था बन जाता है, तब संस्थाएं केवल औपचारिक मुहर रह जाती हैं। लोकतंत्र का अंत घोषणाओं से नहीं, बल्कि आदतों से होता है। तालियां बजाने की आदत, सवाल न पूछने की आदत और मजबूत नेता के नाम पर कमजोरी स्वीकार करने की आदत। इस पतन को पहचानना ही पहला प्रतिरोध है, क्योंकि लोकतंत्र किसी एक चेहरे से नहीं, बल्कि उन सीमाओं से जीवित रहता है जो हम सत्ता पर खींचने का साहस रखते हैं। एक केंद्रीकरण की शुरुआत। निर्णय का संकुचन। लोकतांत्रिक संस्थाएं इस बुनियादी समझ पर खड़ी होती हैं कि सत्ता का विवेक अकेले व्यक्ति में नहीं, बल्कि सामूहिक प्रक्रिया में सुरक्षित रहता है। समितियां, बहस, परामर्श, असहमति और वैकल्पिक दृष्टिकोण, ये सब केवल प्रशासनिक औपचारिकताएं नहीं हैं, बल्कि वे नैतिक ब्रेक हैं जो सत्ता को बेलगाम होने से रोकते हैं। यह प्रक्रिया धीमी होती है, कई बार असुविधाजनक भी, लेकिन यही असुविधा लोकतंत्र की असली कीमत है। जहां निर्णय कई दिमागों से होकर गुजरते हैं, वहां गलती की संभावना कम और जवाबदेही अधिक होती है। व्यक्ति तंत्र की वास्तविक शुरुआत किसी तानाशाही घोषणा से नहीं, बल्कि यहीं से होती है, जब इस सामूहिक प्रक्रिया को जानबूझकर अकुशल, अवरोधक या अनावश्यक घोषित किया जाने लगता है। संकट का हवाला दिया जाता है, समय की कमी का डर दिखाया जाता है और यह तर्क गढ़ा जाता है कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण शक्तियां जरूरी होती हैं। धीरे धीरे यह विचार सामान्य बना दिया जाता है कि निर्णय ऊपर से लेना मजबूरी नहीं, बल्कि श्रेष्ठता है। यही शैतानी मानसिकता अपना असली खेल शुरू करती है। वह सत्ता को फुसफुसाकर समझाती है कि बहस कमजोरी है, सवाल अविश्वास है और असहमति खतरा। वह यह भ्रम पैदा करती है कि केवल एक ही दृष्टि राष्ट्रहित की प्रतिनिधि है और बाकी सब या तो अज्ञान है या षड्यंत्रकारी। परिणामस्वरूप निर्णय कुछ हाथों में सिमटने लगते हैं, परामर्श केवल औपचारिक स्वीकृति बनकर रह जाता है और असहमति को विचार नहीं बल्कि नकारात्मकता, रुकावट या देशद्रोह का नाम दे दिया जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और 1909 मोर्सी मोंटेगू सुधार। ब्रिटिश प्रशासन ने काउंसिल एक्ट के तहत स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने का दिखावा किया।
लेकिन निर्णय की वास्तविक शक्ति हमेशा वायसरॉय और गवर्नर जनरल के हाथ में ही रही। परिषदों और समितियों को सलाह देने तक सीमित रखा गया। बहस और असहमति को केवल औपचारिकता बना दिया गया। असली निर्णय व्यक्ति के विवेक पर टिक गया और किसी भी संस्थागत प्रक्रिया या असहमति का वजन नहीं था। इससे स्पष्ट हुआ कि कैसे बहस और प्रक्रिया को धीमा और अकुशल दिखाकर निर्णय कुछ हाथों में केंद्रीकृत किया जा सकता है। निष्कर्ष: केंद्रीकरण तात्कालिक कार्यक्षमता का भ्रम देता है, लेकिन दीर्घकाल में वही भ्रम संस्थाओं को खोखला कर देता है। जब निर्णय प्रक्रिया सिकुड़ती है तो लोकतंत्र की आत्मा भी सिकुड़ती है। शैतानी मानसिकता यही सफल होती है जब व्यक्ति को यह यकीन दिला दिया जाता है कि वह व्यवस्था से बड़ा है। इसी बिंदु पर व्यक्ति धीरे धीरे व्यवस्था की जगह बैठ जाता है और संस्थाएं केवल नाम मात्र की संरचनाएं बनकर रह जाती हैं। दो नियुक्तियों का निजीकरण, पद भरोसे और वफादारी के लिए केंद्रीयकृत। संस्थाओं की असली आत्मा उनके नियमों या इमारतों में नहीं, बल्कि उन लोगों में होती है जो उन्हें संचालित करते हैं। कानून, प्रक्रियाएं और संविधान तब तक ही जीवित रहते हैं जब तक उन्हें लागू करने वाले लोग स्वतंत्र सोच वाले, पेशेवर रूप से सक्षम और सत्ता से न डरने वाले हों। शैतानी मानसिकता इस सत्य को बहुत अच्छी तरह समझती है, इसलिए उसका अगला हमला कानून पर नहीं, बल्कि मानव संरचना पर होता है। नियम बदलना टकराव पैदा करता है, लेकिन लोगों को बदल देना व्यवस्था को भीतर से कब्जे में ले लेता है। नियुक्तियों का निजीकरण किसी खुले संघर्ष या क्रांतिकारी घोषणा के साथ नहीं आता। यह बहुत सभ्य, बहुत व्यावहारिक और बहुत तार्किक भाषा में प्रवेश करता है। विश्वसनीयता, तालमेल, टीम वर्क और दृष्टि की समझ जैसे मासूम शब्दों के सहारे यह कहा जाता है कि संवेदनशील पदों पर ऐसे लोग होने चाहिए जो सिस्टम को समझते हों और अनावश्यक अड़चन न डालें। असल में यह अड़चन नहीं, बल्कि स्वतंत्र विवेक होता है, जिसे सबसे पहले बाहर किया जाता है। धीरे धीरे स्वतंत्र संस्थानों के महत्वपूर्ण पद विश्वसनीय चेहरों से भरने लगते हैं। योग्यता और अनुभव की जगह निष्ठा को प्राथमिकता मिलने लगती है। असहमति रखने वाले अनुभवी प्रोफेशनल या तो किनारे कर दिए जाते हैं या उन्हें ऐसे हाशिए पर भेज दिया जाता है जहां उनकी आवाज़ प्रभावहीन हो जाए। भीतर एक नई संस्कृति जन्म लेती है जहां सवाल पूछना जोखिम बन जाता है और हाँ कहना सुरक्षित विकल्प। ब्रिटिश शासन में सिविल सेवाओं की नियुक्तियां। ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक और प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां पूरी तरह ब्रिटिश अधिकारियों और विश्वसनीय भारतीय सहयोगियों के भरोसे होती थीं। स्वतंत्र सोच वाले भारतीय या स्थानीय नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर कभी नहीं रखा जाता था। जो अधिकारी ब्रिटिश नीतियों का पालन करते, उन्हें महत्व और सत्ता दी जाती थी, जबकि असहमति करने वाले अनुभवी स्थानीय अधिकारी हाशिए पर चले जाते। परिणामस्वरूप संस्थाएं नाम मात्र रह गई। निर्णय और नियंत्रण ब्रिटिश सत्ता के भरोसे पर केंद्रित हो गया। सोवियत संघ में स्टालिन का प्रशासन। नो हर्बीस ही नाथिसिस। स्टालिन के समय सीपीएसयू और सरकारी संस्थाओं में वरिष्ठ पदों पर केवल विश्वसनीय और निष्ठावान लोग नियुक्त किए गए। जो अधिकारी स्वतंत्र सोच या आलोचना करते थे, उन्हें हटाया गया या हाशिए पर रखा गया। नियुक्तियों का यह निजीकरण पार्टी और राज्य के भीतर पूरी नियंत्रण संरचना बन गया। संस्थाएं केवल नाम मात्र जीवित रहीं। निर्णय और नीति पूरी तरह एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो गए। निष्कर्ष: नियुक्तियों का निजीकरण शोर नहीं करता, नारे नहीं लगाता और खबरों की सुर्खियां भी नहीं बनता, लेकिन यही प्रक्रिया संस्थाओं की रीढ़ तोड़ देती है। कानून कागज पर जीवित रहता है, जबकि व्यवहार में व्यवस्था व्यक्ति की इच्छा से चलने लगती है। इस बिंदु पर लोकतंत्र केवल एक ढांचा रह जाता है और सत्ता एक निजी संपत्ति। अगर नियुक्तियां केवल भरोसे और निष्ठा के आधार पर भरी जाए, तो प्रशासनिक संस्थाएं नाम मात्र हो जाती हैं और उनके फैसले व्यक्ति निर्भर बन जाते हैं। स्वतंत्र सोच वाले अधिकारी हाशिए पर चले जाते हैं या दबाव में काम करने लगते हैं, जिससे संस्थाओं की नैतिक शक्ति और जवाबदेही खो जाती है। जनता का विश्वास कम हो जाता है, निर्णय पक्षपाती और गलतियों के लिए संवेदनशील हो जाते हैं और दीर्घकाल में लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाती है। 3 प्रक्रिया का संक्षेप। फाइल से फैसले तक।
संस्थाएं इसलिए बनाई जाती हैं ताकि फैसले किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं, बल्कि तय नियमों और प्रक्रियाओं से हों। फाइल पर लिखी गई नोटिंग, लिखित आदेश, समीक्षा और अनुमोदन, ये सब केवल कागजी औपचारिकताएं नहीं हैं। ये व्यवस्था की सुरक्षा कवच हैं। इन्हीं से पता चलता है कि फैसला क्यों लिया गया, किस आधार पर लिया गया और उसकी जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन शैतानी मानसिकता को यही प्रक्रिया सबसे ज्यादा असहज करती है, क्योंकि प्रक्रिया सत्ता को बांधती है। संक्षेप कैसे शुरू होता है? शुरुआत अचानक नहीं होती। पहले कहा जाता है, काम बहुत है, फाइल में समय मत लगाओ। फिर मौखिक निर्देश बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे लिखित कारण कम होते जाते हैं और ऊपर से कहा गया है जैसे वाक्य सामान्य हो जाते हैं। निर्णय फाइल से निकलकर व्यक्ति की इच्छा पर टिकने लगते हैं। प्रक्रिया मौजूद रहती है, लेकिन केवल दिखावे के लिए। असली फैसला कहीं और हो चुका होता है। नियम नहीं, हुक्म। ब्रिटिश काल में भारत का प्रशासन कानून से नहीं, हुक्म से चलता था, और यही शैतानी मानसिकता की सबसे स्पष्ट पहचान है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधिकारी या वायसराय का मौखिक आदेश अक्सर लिखित नियमों से ऊपर माना जाता था। कर वसूली, जमीन जब्ती, गिरफ्तारी या प्रतिबंध, सब कुछ आवश्यकता के नाम पर तुरंत लागू कर दिया जाता था। पंचायतें थीं, अदालतें थीं, परिषदें थीं, लेकिन निर्णय उनसे होकर नहीं जाते थे। प्रक्रिया मौजूद थी, पर उसका इस्तेमाल नहीं होता था। यह व्यवस्था दिखाती है कि जब सत्ता सुविधा के लिए नियमों को किनारे कर देती है, तब व्यक्ति ही कानून बन जाता है। जनता को यह बताया जाता था कि यह सब व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन वास्तव में यह नियंत्रण बनाए रखने का तरीका था। यही वह क्षण होता है जब शैतानी मानसिकता बिना शोर किए, बिना घोषणा किए, प्रक्रिया को चुपचाप हटाकर सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लेती है। विश्व इतिहास का संकेत। सोवियत रूस में स्टालिन के शासन में भी यही पैटर्न दिखता है। औपचारिक समितियां और दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन असली फैसले मौखिक आदेशों से होते थे। लोग फाइल नहीं देखते थे, संकेत समझते थे। डर इतना गहरा था कि लिखित असहमति की जगह ही नहीं बची। प्रक्रिया नाम की रह गई, आत्मा खो बैठी। इस बदलाव का असर। जब प्रक्रिया संक्षेप में बदल जाती है, तो पारदर्शिता खत्म हो जाती है। गलत फैसले रिकॉर्ड पर नहीं आते, इसलिए सुधार की गुंजाइश भी नहीं रहती। जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती, क्योंकि लिखा ही कुछ नहीं है। संस्थाएं धीरे धीरे निर्जीव हो जाती हैं और व्यक्ति ही नियम बन जाता है। यही वह स्थिति है जहां अन्याय चुपचाप सामान्य हो जाता है। पहचान कैसे करें? इस शैतानी बदलाव को पहचाना जा सकता है जब नोटिंग कम हो जाए, लिखित कारण गायब हों, मौखिक आदेश बढ़ जाए और कर्मचारी या अधिकारी केवल हाँ कहने लगें, तो समझ लेना चाहिए कि प्रक्रिया खोखली हो चुकी है। संस्थाएं दिखती तो हैं, लेकिन उनका असली काम, नियमों और संतुलन की रक्षा, खत्म हो चुका होता है। निष्कर्ष। प्रक्रिया का संक्षेप देखने में काम तेज करता है, लेकिन भीतर से लोकतंत्र को खोखला कर देता है। जब फाइलें बोलना बंद कर देती हैं और व्यक्ति ही व्यवस्था बन जाता है, तब शैतानी मानसिकता बिना किसी कानून को तोड़े सत्ता पर अपना स्थायी प्रभाव जमा लेती है। यही वह मोड़ है जहां सावधानी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। 4 निगरानी का क्षरण। जब देखने वाली आंखें जानबूझकर धुंधली कर दी जाती हैं। संस्थाएं तभी मजबूत रहती हैं जब उन पर निरंतर, स्वतंत्र और निर्भीक निगरानी हो। ऑडिट, समीक्षा, रिपोर्ट और सवाल, ये काम में रुकावट नहीं, बल्कि शक्ति को संतुलन में रखने की व्यवस्था होते हैं। इनका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि निर्णय नियमों, तथ्यों और जवाबदेही के भीतर हों। लेकिन जैसे ही शैतानी मानसिकता प्रभाव में आती है, निगरानी को सुधार नहीं, खतरे की तरह देखा जाने लगता है। सवाल असहज लगने लगते हैं, जांच अविश्वास मानी जाती है और पारदर्शिता को अनावश्यक आलोचना कहा जाने लगता है। यह क्षरण अचानक नहीं होता। शुरुआत में कहा जाता है, अभी समय नहीं है। फिर इससे काम धीमा होगा और अंत में इससे व्यवस्था कमजोर दिखेगी। धीरे धीरे ऑडिट टलते हैं, रिपोर्टें देर से आती हैं और जो पूछते हैं उन्हें चुप करा दिया जाता है या किनारे कर दिया जाता है। निगरानी तंत्र कागज पर बना रहता है, लेकिन उसका असर खत्म हो जाता है। संस्थाएं मौजूद रहती हैं, पर देखने की उनकी क्षमता छीन ली जाती है।
भारतीय इतिहास का उदाहरण। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन इसका स्पष्ट उदाहरण है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही प्रशासनिक निर्णयों पर स्थानीय स्वतंत्र निगरानी लगभग नहीं थी। कर वसूली, जमीन अधिग्रहण, पुलिस कार्रवाई और दमन, इन सब पर वही अधिकारी जांच करते थे जिन्होंने आदेश दिए होते थे। भारतीय समाज से जुड़े निर्णयों पर भारतीयों की कोई वास्तविक भागीदारी या समीक्षा नहीं होती थी। प्रेस पर नियंत्रण और सूचना की सीमाएं निगरानी को और कमजोर करती थीं। परिणाम यह हुआ कि सत्ता जवाबदेह नहीं रही, बल्कि आत्मसंतुष्ट और कठोर होती चली गई। संस्थाएं थीं, लेकिन वे देखने वाली नहीं, आदेश मानने वाली बन चुकी थीं। विश्व इतिहास का उदाहरण। नाजी जर्मनी में निगरानी का क्षरण इसी तरह हुआ। शुरू में संस्थाएं मौजूद थीं, अदालतें, प्रशासन, समितियां। लेकिन जैसे जैसे सत्ता ने सवालों को, राष्ट्र विरोध और जांच को कमजोरी बताना शुरू किया, निगरानी निष्प्रभावी होती गई। स्वतंत्र मीडिया दबा दिया गया, आंतरिक जांचें बंद होती गईं और शक्ति बिना रोक टोक आगे बढ़ती गई। कानून मौजूद था, पर देखने वाला कोई नहीं बचा था। यही कारण था कि अन्याय और हिंसा रिकॉर्ड में आने से पहले ही सामान्य बना दी गई। आज के ज़माने में पहचान। आज निगरानी का क्षरण तलवार या आदेश से नहीं होता, यह भाषा और प्रक्रिया से होता है। जब ऑडिट और रिपोर्ट तकनीकी बहाने से टलने लगें, जब सवाल पूछने वालों को नकारात्मक, ध्यान भटकाने वाला या प्रगति विरोधी कहा जाए, जब जानकारी पूरी न देकर केवल चुनिंदा आंकड़े दिखाए जाए, जब जवाब देने की जगह भावनात्मक बयान दिए जाए। घर में यह तब दिखता है जब परिवार में सवाल पूछने को बड़ों का अपमान कहा जाए। ऑफिस में तब जब मैनेजमेंट समीक्षा को टीम स्पिरिट के खिलाफ बता दे। समाज में तब जब जांच को ही समस्या घोषित कर दिया जाए। जहां निगरानी कमजोर होती है, वहां शक्ति खुद को सही मानने लगती है, क्योंकि उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं रहता। निष्कर्ष। निगरानी का क्षरण व्यवस्था के टूटने का पहला शांत संकेत होता है। जब देखने वाली आंखें बंद कराई जाती हैं, तब गलतियां बढ़ती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देती। शैतानी मानसिकता को इसी अंधेरे की जरूरत होती है, जहां कोई पूछे नहीं, कोई रोके नहीं और कोई याद न दिलाए कि शक्ति का काम शासन करना नहीं, बल्कि जवाबदेह रहना है। यहीं से संस्थाएं कमजोर और सोच सत्ता बन जाती है। 5 भाषा का खेल। जब शब्द व्यवस्था से ज्यादा ताकतवर बना दिए जाते हैं। नियम किसी भी संस्था की रीढ़ होते हैं। वे साफ बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब तक करना है, और अगर गलती हो तो जिम्मेदारी किसकी होगी। नियमों की वजह से ही सवाल पूछे जा सकते हैं और जवाब मांगा जा सकता है। लेकिन शैतानी मानसिकता को नियम असहज लगते हैं, क्योंकि नियम उसे बांधते हैं। इसलिए वह नियमों को तोड़ती नहीं, उन्हें चुपचाप शब्दों में बदल देती है। नियम की जगह मिशन आ जाता है, प्रक्रिया की जगह भावना बैठ जाती है, और यहीं से खेल शुरू होता है। लक्ष्य को पवित्र बना देना। सबसे पहला कदम होता है लक्ष्य को ऊंचा घोषित करना। किसी निर्णय को अब साधारण काम नहीं कहा जाता, बल्कि उसे मिशन, देशहित, भविष्य की जरूरत या बड़ा उद्देश्य बना दिया जाता है। इस भाषा के बाद सवाल पूछना असहज लगने लगता है। जो पूछे उसे जवाब नहीं मिलता, उसे चेतावनी मिलती है, नियत पर शक मत करो। यहां आलोचना तर्क नहीं रह जाती, वह नैतिक अपराध बना दी जाती है। समय सीमा का गायब हो जाना। नियमों में समय सीमा होती है, कब तक, किस चरण में, किस परिणाम के साथ। लेकिन मिशन में तारीख नहीं होती। मिशन में सिर्फ इतना कहा जाता है, समय लगेगा। कितना समय, कोई नहीं जानता। इससे असफलता को कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो पूरा नहीं हुआ वह अभी चल रहा है कहलाता है। अधूरापन स्थायी बन जाता है। परिणाम को कहानी में बदल देना। जब नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आते, तो आंकड़ों की जगह शब्द आ जाते हैं। जो काम फेल हुआ वह सीख बन जाता है, जो अधूरा है वह प्रयास जारी है कहलाता है। अब परिणाम मापे नहीं जाते, सुनाए जाते हैं। सफलता या असफलता का निर्णय डेटा नहीं, कथा तय करती है। असली खेल क्या है? यहाँ शैतानी मानसिकता खुले तौर पर गलत काम नहीं करती, वह बस सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली कर देती है। नियम सवाल मांगते हैं,
मिशन भावना मांगता है। भावना के माहौल में सवाल अपने आप मर जाते हैं, और जब सवाल मर जाते हैं तो जवाबदेही भी उनके साथ दफन हो जाती है। घर, ऑफिस और समाज में इसका रूप। घर में यह तब दिखता है जब कहा जाता है, अभी सवाल मत पूछो, परिवार के लिए कर रहे हैं। ऑफिस में तब, प्रक्रिया बाद में देखेंगे, अभी मिशन जरूरी है। समाज में तब, नियमों में उलझोगे तो बड़ा लक्ष्य कैसे पूरा होगा। हर जगह भाषा वही होती है, जोश ज्यादा, जवाब कम। निष्कर्ष। मिशन लोगों को ऊर्जा देता है, लेकिन नियम लोगों को सुरक्षा देते हैं। जब शैतानी मानसिकता नियमों की भाषा छोड़कर मिशन की भाषा अपनाती है तो जोश बढ़ता है, पर जवाबदेही खत्म हो जाती है। संकेत साफ है। जहां नियमों की जगह भावनाओं की भाषा बोली जाने लगे, जहां परिणाम की जगह कहानी सुनाई जाने लगे, वहां शैतानी मानसिकता वाला व्यक्ति धीरे धीरे व्यवस्था से बड़ा बनने लगता है। छहाड़, मीडिया और वैधता का स्थानांतरण। जब कानून पीछे और दृश्य आगे। लोकतंत्र में सत्ता की वैधता कानून से आती है। संविधान, नियम, प्रक्रियाएं और जवाबदेही तय करती हैं कि कोई निर्णय सही है या नहीं। किसी फैसले की ताकत इस बात में होती है कि उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं और वह सवालों के सामने टिक सके। लेकिन शैतानी मानसिकता इस ढांचे से टकराती नहीं। वह कानून को हटाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उससे भी चालाक काम करती है। वह वैधता का स्रोत ही बदल देती है। धीरे धीरे नियम और प्रक्रिया पीछे खिसकते जाते हैं और उनकी जगह लोकप्रियता, दृश्यता और मीडिया उपस्थिति ले लेती है। अब यह कम जरूरी रह जाता है कि फैसला नियमों के अनुसार हुआ या नहीं। ज्यादा जरूरी यह हो जाता है कि वह फैसला कितना दिखा, कितना सुना गया और कितनी बार दोहराया गया। संस्थाओं से मंचों तक। इस बदलाव में वैधता का केंद्र अदालतों, नियम पुस्तिकाओं और जांच एजेंसियों से हटकर मीडिया मंचों पर आ जाता है। अब फैसला सही इसलिए नहीं माना जाता कि वह कानूनी है, बल्कि इसलिए कि वह हर स्क्रीन पर है। जो दिख रहा है वही वास्तविक माना जाता है, और जो वास्तविक माना गया वही सही घोषित हो जाता है। यहीं से लोकतांत्रिक संतुलन टूटने लगता है। सुर्खियां प्रमाण बन जाती हैं। शैतानी मानसिकता मीडिया को सूचना देने का साधन नहीं, बल्कि वैधता बनाने की मशीन बना देती है। एक ही चेहरा, एक ही भाषा और एक ही कहानी बार बार दिखाई जाती है। यह दोहराव धीरे धीरे लोगों के मन में यह भ्रम बैठा देता है कि जो हर जगह है वही सच है। यह सच का प्रमाण नहीं होता, यह परिचय का भ्रम होता है। लेकिन सत्ता को सच नहीं चाहिए, उसे स्वीकार्यता चाहिए, और स्वीकार्यता दोहराव से बनती है। तालियां मंजूरी का स्थान ले लेती हैं। लोकतंत्र में मंजूरी कानून देता है, नियमों के भीतर, प्रक्रिया के अनुसार। शैतानी मानसिकता में मंजूरी तालियों से मिलती है। भीड़ की प्रतिक्रिया, सार्वजनिक उत्सव और मीडिया प्रशंसा यह संकेत देने लगते हैं कि जो हो रहा है वह स्वीकृत है। यहां समर्थन गिना जाता है, जांचा नहीं जाता। धीरे धीरे यह भुला दिया जाता है कि बहुमत की सराहना और कानूनी वैधता एक जैसी चीज नहीं होती। आलोचना को शोर में बदल देना। जब कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब नहीं दिया जाता, उसकी नीयत पर सवाल उठाया जाता है। आलोचना को तर्क नहीं, बाधा कहा जाता है। कहा जाता है, इतने अच्छे काम में रुकावट क्यों। इस शोर में कानून, प्रक्रिया और परिणाम जैसे शब्द अप्रासंगिक हो जाते हैं। मीडिया अब प्रहरी नहीं रहता, वह मंच बन जाता है। संस्थाएं क्यों असुविधाजनक लगने लगती हैं। जब वैधता कानून से नहीं, लोकप्रियता से मिलने लगे तो संस्थाएं बोझ लगने लगती हैं। जांच धीमी लगती है, नियम पुराने लगते हैं, प्रक्रिया बेकार प्रतीत होने लगती है। निर्णय अब नियमों से नहीं, कथा से संचालित होने लगते हैं। यही शैतानी मानसिकता सफल होती है, क्योंकि सत्ता अब संस्थाओं के भीतर नहीं, उनके ऊपर बैठ जाती है। आज के समय में इसकी पहचान। आज इस मानसिकता को पहचानना कठिन नहीं है। जब फैसले की चर्चा ज्यादा हो लेकिन दस्तावेज कम हो, जब सवाल पूछने वालों को मंच न मिले लेकिन प्रचार को हर जगह जगह मिले, जब मीडिया ट्रायल कानूनी प्रक्रिया से पहले फैसला सुनाने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि वैधता स्थानांतरित हो चुकी है। निष्कर्ष। जब मीडिया वैधता का स्रोत बन जाता है,
तब कानून केवल औपचारिकता रह जाता है। शैतानी मानसिकता सत्ता को यह सिखाती है कि नियमों का पालन करने से आसान है सही दिखाई देना, लेकिन जहां दिखाई देना सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, वहां लोकतंत्र धीरे धीरे खोखला होने लगता है। संकेत स्पष्ट है। जिस व्यवस्था में सवालों से ज्यादा दृश्य मायने रखने लगें, वहां सत्ता कानून से नहीं, कथा से चलने लगती है। 7 भय का प्रशासन। जब नियम नहीं, डर शासन करने लगे। जब शैतानी मानसिकता किसी व्यवस्था में मजबूत हो जाती है, तो अनुशासन नियमों और प्रक्रियाओं से नहीं चलता, वह डर और दबाव से संचालित होने लगता है। यहाँ आदेश मानने का कारण समझ या कर्तव्य नहीं होता, बल्कि नुकसान का भय होता है। संस्थाएं बाहर से व्यवस्थित दिखती हैं, लेकिन भीतर से डर के सहारे चल रही होती हैं। डर को धीरे धीरे सामान्य बना दिया जाता है, ताकि लोग उसे सवाल की तरह नहीं, काम का हिस्सा मान लें। डर कैसे प्रशासन का औजार बनता है? शैतानी मानसिकता सीधे धमकी नहीं देती, वह संकेत देती है, और वही संकेत डर पैदा करने के लिए काफी होते हैं। जो अधिकारी या कर्मचारी नियमों के अनुसार चलना चाहते हैं, उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ सकती है। पदोन्नति रुक सकती है, ट्रांसफर हो सकता है, या महत्वपूर्ण काम से हटा दिया जा सकता है। धीरे धीरे लोग नियम नहीं देखते, वे यह देखते हैं कि ऊपर क्या पसंद किया जाएगा। असहमति रखने वालों को अयोग्य, नकारात्मक या समस्या पैदा करने वाला बताया जाता है। डर यह नहीं होता कि काम गलत है, डर यह होता है कि नाम खराब हो जाएगा। इस माहौल में लोग बेहतर काम नहीं करते, बस सुरक्षित काम करते हैं। जब फैसले नियम से नहीं, दबाव से लिए जाते हैं, तब लोग सोचते हैं, अगर मैंने सवाल किया तो कहीं जांच में न फंस जाऊं। डर कानून का नहीं होता, बल्कि कानून के इस्तेमाल का होता है। भारतीय इतिहास। ब्रिटिश शासन में भारत ने भय आधारित प्रशासन का स्पष्ट अनुभव किया। कानून थे, अदालतें थीं, लेकिन उनका उपयोग न्याय के लिए नहीं, डर बनाए रखने के लिए होता था। रॉलेट एक्ट जैसे कानूनों के तहत बिना मुकदमे गिरफ्तारी का अधिकार प्रशासन को दिया गया। अधिकारी नियम नहीं देखते थे, वे यह देखते थे कि शासन की नाराजगी से कैसे बचा जाए। परिणाम यह हुआ कि संस्थाएं काम तो कर रही थीं, लेकिन स्वतंत्र नहीं थीं, वे भय से संचालित थीं। विश्व इतिहास का उदाहरण, नाजी जर्मनी। नाजी शासन में प्रशासन नियमों से नहीं, डर से चलता था। सरकारी अधिकारी जानते थे कि सवाल पूछना या असहमति रखना केवल नौकरी नहीं, जीवन का जोखिम बन सकता है। इसलिए आदेशों पर अमल समझ से नहीं, भय से होता था। संस्थाएं मौजूद थीं, लेकिन उनकी आत्मा डर से दब चुकी थी। डर से क्या पैदा होता है? डर आधारित प्रशासन में काम तेज दिख सकता है, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होता। यह व्यवस्था 3 चीजें पैदा करती है: आज्ञाकारिता बिना समझ के, कार्यकुशलता बिना जिम्मेदारी के, निर्णय बिना नैतिकता के। लोग क्या सही है नहीं सोचते, वे सोचते हैं क्या सुरक्षित है। आज के समय में इसकी पहचान। आज भय के प्रशासन को पहचानना आसान है, अगर ध्यान से देखा जाए। जब लोग मीटिंग में चुप रहते हैं, जब फाइलों में हाँ तो होता है, तर्क नहीं, जब निर्णय के बाद कहा जाता है ऊपर से आया है, जब गलती सुधारने से ज्यादा उसे छुपाने की कोशिश होती है, यह सब संकेत हैं कि डर ने नियमों की जगह ले ली है। निष्कर्ष, डर से पैदा हुआ अनुशासन केवल आज्ञाकारिता देता है, क्षमता नहीं। शैतानी मानसिकता इसी डर को स्थायी बनाना चाहती है, क्योंकि डर में सवाल नहीं उठते। लेकिन जिस व्यवस्था में डर स्थायी हो जाए, वहां संस्थाएं मजबूत नहीं होती, वे केवल नियंत्रित होती हैं। 8 अपवादों की श्रृंखला। जब अस्थायी ही स्थायी व्यवस्था बन जाए। संस्थाओं का पतन अक्सर किसी बड़े तख्तापलट, हिंसा या खुले विद्रोह से नहीं होता। वह बहुत शांति से, बहुत वैध दिखने वाले तरीके से होता है, अपवादों के जरिए। हर व्यवस्था नियमों पर चलती है, लेकिन हर नियम के साथ कुछ विशेष परिस्थितियां भी जुड़ी होती हैं। शैतानी मानसिकता इन्हीं परिस्थितियों को रास्ता बनाती है। वह नियम तोड़ती नहीं, वह कहती है अभी नियम लागू नहीं हो सकता। यहीं से अपवादों की श्रृंखला शुरू होती है। अस्थायी आदेश का स्थायी बन जाना।
शुरुआत हमेशा असाधारण परिस्थिति से होती है, कभी संकट, कभी दबाव, कभी जल्दबाजी। कहा जाता है यह फैसला सिर्फ अभी के लिए है, लेकिन बाद में न तो उसे वापस लेने की तारीख तय होती है, न ही समीक्षा होती है। धीरे धीरे वही अस्थायी आदेश सामान्य कामकाज का हिस्सा बन जाता है। समस्या यह नहीं कि अस्थायी फैसला लिया गया, समस्या यह है कि उसे वापस लेने की प्रक्रिया ही गायब हो जाती है। आपात उपाय का रोजमर्रा बन जाना। आपातकालीन शक्तियां इसलिए होती हैं ताकि असामान्य स्थिति से निपटा जा सके, लेकिन शैतानी मानसिकता आपात को नई सामान्य स्थिति में बदल देती है। हर बार तर्क दिया जाता है, हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। इस तरह अस्थायी नियंत्रण, अस्थायी रोक और अस्थायी छूट सब नियमित प्रशासन का हिस्सा बन जाते हैं और नियम चुपचाप पीछे हट जाते हैं। औपनिवेशिक अपवाद शासन। ब्रिटिश शासन में भारत पर सामान्य कानून कम, अपवाद ज्यादा लागू थे। कई कानून अस्थायी सुरक्षा के नाम पर लाए गए, लेकिन दशकों तक चलते रहे। भारतीय नागरिकों के लिए अलग नियम, अंग्रेजों के लिए अलग, यह भी एक स्थायी अपवाद था। कहा जाता था भारत विशेष परिस्थिति है, और इसी विशेष ने सामान्य न्याय को कभी बनने ही नहीं दिया। यह दिखाता है कि जब अपवाद लगातार बने रहें तो व्यवस्था न्याय नहीं, नियंत्रण का औजार बन जाती है। रोमन गणराज्य का पतन। रोम में आपात स्थिति में एक व्यक्ति को अस्थायी विशेष अधिकार दिए जाते थे। शुरुआत में यह सीमित समय के लिए था, लेकिन जैसे जैसे संकटों का हवाला बढ़ा, अपवाद बढ़ते गए। अंततः वही अस्थायी शक्तियां स्थायी सत्ता में बदल गईं और गणराज्य साम्राज्य बन गया। यह पतन अचानक नहीं हुआ, यह अपवादों की एक लंबी श्रृंखला थी। अपवाद क्यों खतरनाक होते हैं? क्योंकि हर अपवाद तर्कसंगत लगता है, हर फैसला जरूरी बताया जाता है, कोई भी कदम खुलकर गैरकानूनी नहीं दिखता। लेकिन धीरे धीरे प्रक्रिया कम होती जाती है, समीक्षा गायब हो जाती है, नियम केवल कागज पर रह जाते हैं और संस्थाएं आदत से नहीं, आदेश से चलने लगती हैं। आज के समय में इसकी पहचान। जब कहा जाए इस बार नियम लागू नहीं होगा, जब हर देरी को परिस्थिति बताया जाए, जब समीक्षा की जगह स्पष्टीकरण आने लगे, जब अस्थायी व्यवस्था को हटाने का सवाल ही न उठे, जब हर असाधारण कदम सामान्य बन जाए, जब प्रक्रिया धीरे धीरे गायब हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि संस्थाएं अब नियमों से नहीं, शैतानी मानसिकता के अपवादों से चल रही हैं। निष्कर्ष। छोटे छोटे अपवाद मिलकर एक बड़ी व्यवस्था को खोखला कर देते हैं। यह ढहना शोर से नहीं, सहमति से होता है। सब कुछ वैध दिखता है, जरूरी लगता है, लेकिन अंदर से संस्थान अपनी आत्मा खो देता है। नौ पहचान का विलय। जब संस्था एक चेहरे में बदल जाती है। लोकतंत्र की सबसे बुनियादी शर्त यह है कि संस्थाएं व्यक्ति से बड़ी होती हैं। व्यक्ति आते जाते रहते हैं, लेकिन नियम, प्रक्रिया और उद्देश्य टिके रहते हैं। संस्था की पहचान उसके कानून, उसकी सीमाओं और उसकी जवाबदेही से बनती है, किसी एक चेहरे की लोकप्रियता से नहीं। लेकिन शैतानी मानसिकता का सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक लक्ष्य यही होता है, संस्था की पहचान को धीरे धीरे व्यक्ति की पहचान में घोल देना। यह बदलाव न तो अचानक होता है, न ही जबरदस्ती। यह तालियों, भावनाओं, डर और आदतों के साथ चुपचाप आगे बढ़ता है, और जब तक लोग समझते हैं, तब तक संस्था और व्यक्ति के बीच की रेखा मिट चुकी होती है। चेहरा कैसे प्रतीक में बदलता है? शुरुआत चेहरे से होती है। हर घोषणा, हर उपलब्धि, हर निर्णय, सब एक ही व्यक्ति के नाम और छवि से जोड़ा जाने लगता है। संस्था का नाम धीरे धीरे पीछे चला जाता है और व्यक्ति आगे आ जाता है। मीडिया, पोस्टर, भाषण और चर्चाओं में यह दोहराव लगातार होता है। लोग निर्णय को प्रक्रिया से नहीं, चेहरे से पहचानने लगते हैं। अब यह नहीं पूछा जाता कि फैसला कैसे हुआ, बल्कि यह माना जाता है कि अगर वही कह रहा है तो सही ही होगा। यही पहचान का विलय शुरू होता है। संस्था पर सवाल बराबर व्यक्ति पर हमला। जब यह विलय गहरा हो जाता है, तब एक खतरनाक मानसिक मोड़ आता है। अब कोई भी सवाल नीति पर, प्रक्रिया पर या परिणाम पर हो तो उसे संस्थागत आलोचना नहीं माना जाता, बल्कि व्यक्तिगत हमला समझा जाता है। शैतानी मानसिकता इस भ्रम को जानबूझकर मजबूत करती है
क्योंकि इससे उसे दो बड़े लाभ मिलते हैं। पहला, सवाल पूछने वाला विरोधी या दुश्मन बन जाता है। दूसरा, व्यक्ति आलोचना से लगभग सुरक्षित हो जाता है। यहां से तर्क पीछे हटता है और भावनात्मक बचाव आगे आ जाता है। सुधार अपमान क्यों लगने लगता है? संस्थाएं सुधार से मजबूत होती हैं, लेकिन जब संस्था व्यक्ति में घुल जाती है तब सुधार भी व्यक्तिगत निर्णय जैसा दिखने लगता है। कोई कहे इस प्रक्रिया को बेहतर किया जा सकता है तो जवाब मिलता है, आप भरोसा नहीं करते। कोई कहे यह नियम स्पष्ट होना चाहिए तो कहा जाता है, आप नकारात्मक सोच रहे हैं। शैतानी मानसिकता जानती है कि सुधार ही उसका सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि सुधार जवाबदेही लाता है। इसलिए वह सुधार को अपमान, अविश्वास और विरोध की तरह पेश करती है। व्यक्ति कैसे व्यवस्था बन जाता है? इस चरण पर व्यक्ति केवल नेतृत्व नहीं करता, वह स्वयं व्यवस्था बन जाता है। अब सही गलत का पैमाना कानून नहीं, उसकी इच्छा होती है। निर्णय नियम से नहीं, उसके संकेत से चलते हैं। जवाबदेही संस्थाओं से नहीं, भावनात्मक समर्थन से तय होती है। लोकतंत्र बाहर से चलता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से उसकी रीढ़ संस्थाएं कमजोर हो चुकी होती हैं। शैतानी मानसिकता यहां क्यों सफल होती है? क्योंकि उसने बहुत चतुर बदलाव किया होता है। उसने नियम की जगह विश्वास और प्रक्रिया की जगह पहचान रख दी होती है। अब लोग नियमों की रक्षा नहीं करते, वे व्यक्ति की रक्षा करने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तब स्वतंत्र संस्थाएं सबसे पहले गिरती हैं, बिना किसी घोषणा, बिना किसी विद्रोह के। आज के समय में इसकी पहचान, जब संस्था का नाम कम और व्यक्ति का नाम ज्यादा लिया जाए, जब आलोचना का जवाब तर्क से नहीं भावना से दिया जाए, जब सुधार को निष्ठा की कमी कहा जाए, जब नियम से ज्यादा चेहरा भरोसेमंद लगे, ये संकेत बताते हैं कि संस्था अब व्यक्ति के भीतर समा चुकी है। निष्कर्ष, जब संस्था और व्यक्ति के बीच की रेखा मिट जाती है तब व्यक्ति ही व्यवस्था बन जाता है, और जहां व्यवस्था व्यक्ति हो वहां जवाबदेही असंभव, सुधार शत्रु और आलोचना अपराध बन जाती है। इसी तरह लोकतंत्र की रीढ़ संस्थाएं बिना शोर, बिना चेतावनी, सिर्फ तालियों के बीच इसी बिंदु पर टूटती हैं। 10. पुनर्निर्माण की राह, व्यक्ति से नियम तक। शैतानी मानसिकता का मूल उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, व्यक्ति को नियमों से ऊपर बैठा देना। वह व्यवस्था को इस तरह मोड़ती है कि हर फैसला किसी चेहरे से जुड़ जाए, न कि किसी प्रक्रिया से। नियम दिखावे के लिए रहते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति व्यक्ति की इच्छा से चलती है। इसलिए लोकतंत्र का पुनर्निर्माण किसी व्यक्ति को हटाने से नहीं, बल्कि नियम को फिर से केंद्र में लाने से शुरू होता है। यह काम नारों, भाषणों या भावनात्मक अपील से नहीं होता। यह धीरे धीरे ठोस और उबाऊ दिखने वाली संरचनाओं से होता है, लेकिन यही संरचनाएं लोकतंत्र को बचाती हैं। नियुक्तियों में पारदर्शिता, शैतानी मानसिकता संस्थाओं को तोड़ने के लिए सबसे पहले नियुक्तियों पर कब्जा करती है। पदों पर ऐसे लोग बैठाए जाते हैं जो सवाल न करें, सिर्फ आदेश माने। यहाँ योग्यता पीछे चली जाती है और वफादारी सबसे बड़ा गुण बन जाती है। पुनर्निर्माण यहीं से शुरू होता है। जब नियुक्तियां खुली प्रक्रिया से हों, स्पष्ट मानदंडों पर हों और चयन का कारण सार्वजनिक हो, तब संस्था व्यक्ति की नहीं, नियम की हो जाती है। योग्य व्यक्ति सत्ता से नहीं, प्रक्रिया से वफादार होता है। लिखित कारण और रिकॉर्ड, शैतानी मानसिकता को लिखित कारणों से डर लगता है। वह मौखिक आदेश, संकेत और अस्पष्ट निर्देश पसंद करती है, क्योंकि इन्हें बाद में बदला या नकारा जा सकता है। जब हर निर्णय के पीछे लिखित कारण और रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं, तब शक्ति को जवाब देना पड़ता है। आज नहीं तो कल दस्तावेज यह तय करते हैं कि फैसला भावना से हुआ या नियम से। यहीं से मैंने ऐसा सोचा कि जगह नियम यही कहता है आता है। स्वतंत्र निगरानी, शैतानी मानसिकता निगरानी को अविश्वास बताकर बदनाम करती है। वह चाहती है कि उसकी शक्ति बिना देखे, बिना टोके, बिना जांचे चले। लेकिन लोकतंत्र में निगरानी अपमान नहीं, सुरक्षा होती। स्वतंत्र ऑडिट, बाहरी समीक्षा और निष्पक्ष जांच सत्ता को कमजोर नहीं करती, उसे सीमित रखती हैं। जहां निगरानी मजबूत होती है, वहां शैतानी मानसिकता टिक नहीं पाती, क्योंकि हर कदम पर उसे देखा और परखा जाता है। समय सीमाएं और मैट्रिक्स,
शैतानी मानसिकता को सबसे ज्यादा ताकत अस्पष्टता से मिलती है। लक्ष्य धुंधले हों, समय अनिश्चित हो और परिणाम व्याख्या पर निर्भर हों, तो हर असफलता को प्रयास और हर देरी को मजबूरी कहा जा सकता है। जब लक्ष्य साफ हों, समय सीमा तय हो और परिणाम मापे जा सकें, तब सत्ता को जवाब देना पड़ता है। नियम समय से बंधे हों तो व्यक्ति की मनमानी फैल नहीं पाती। भारतीय इतिहास। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे प्रशासन में ऐसे स्थानीय अधिकारियों को बढ़ावा दिया जो कंपनी के प्रति वफादार थे, न कि जनता या नियमों के प्रति। पारदर्शिता की जगह भरोसे और सुविधा ने ली और संस्थाएं कंपनी के हित में झुकती चली गईं। विश्व इतिहास का उदाहरण। मध्ययुगीन यूरोप में राजाओं की मनमानी का अंत तब शुरू हुआ जब लिखित चार्टर और कानून जैसे मैग्ना कार्टा ने मौखिक सत्ता को सीमित किया। कागज ने व्यक्ति से ताकत छीनी और नियम को दी। शैतानी मानसिकता यहाँ क्यों हारती है? क्योंकि यह पूरी संरचना व्यक्ति को नहीं, प्रक्रिया को ताकत देती है। जहाँ कारण लिखे जाते हैं, नियम स्पष्ट होते हैं, निगरानी स्वतंत्र होती है और समय तय होता है, वहाँ कोई भी व्यक्ति खुद को व्यवस्था घोषित नहीं कर सकता। निष्कर्ष। शैतानी मानसिकता अंधेरे, भावनाओं और चेहरों में फलती है। लोकतंत्र नियमों, रोशनी और संस्थाओं में जीवित रहता है। पुनर्निर्माण का अर्थ किसी व्यक्ति को हटाना नहीं है। पुनर्निर्माण का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति नियम से बड़ा न बन सके। यही लोकतंत्र का असली बचाव है और यही शैतानी मानसिकता के विरुद्ध सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध है। समापन। जहां से पतन दिखता है, वहीं से बचाव भी शुरू होता है। संस्थाओं का पतन किसी विस्फोट की तरह नहीं होता। यह न तो एक घोषणा से शुरू होता है, न किसी एक फैसले से। यह चुपचाप होता है। छोटे समझौते, छोटे अपवाद और छोटी चुप्पियां मिलकर धीरे धीरे व्यवस्था की नींव को खोखला कर देती हैं। शुरुआत अक्सर तेज फैसले के नाम पर होती है, फिर निर्णय सीमित हाथों में सिमटने लगते हैं। नियुक्तियां योग्यता की जगह सुविधा से होने लगती हैं और प्रक्रियाएं बोझ समझी जाने लगती हैं। निगरानी को सहयोग नहीं, संदेह कहा जाता है। इसी के साथ भाषा बदलती है और भाषा का बदलना सबसे खतरनाक संकेत होता है। नियम मिशन बन जाते हैं, सवाल नकारात्मकता कहलाते हैं, जांच रुकावट लगने लगती है और जवाबदेही को अभी जरूरी नहीं कहकर टाल दिया जाता है। बाहर से सब कुछ चलता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से संस्थाएं अपनी आत्मा खोने लगती हैं। इस यात्रा का सबसे निर्णायक मोड़ तब आता है जब वैधता कानून से हटकर लोकप्रियता और छवि पर टिक जाती है। तालियां तर्क से बड़ी हो जाती हैं, डर प्रशासन का औजार बन जाता है और अस्थायी अपवाद स्थायी व्यवस्था में बदल जाते हैं। धीरे धीरे संस्था का चेहरा किसी एक व्यक्ति में घुलने लगता है। तब फैसले नियम से नहीं, संकेत से होते हैं और व्यवस्था कानून से नहीं, इच्छा से चलने लगती है। लेकिन यही बिंदु अंत नहीं है, यही चेतावनी है। इतिहास बार बार बताता है कि लोकतंत्र की असली ताकत किसी नायक में नहीं, संस्थाओं में होती है और संस्थाएं तभी जीवित रहती हैं जब नियम व्यक्ति से ऊपर हों। पुनर्निर्माण का रास्ता आसान नहीं होता, पर वह साफ होता है। निर्णय फिर से प्रक्रियाओं में लौटें, नियुक्तियां योग्यता से हों, निगरानी स्वतंत्र और मजबूत रहे और हर अपवाद की स्पष्ट सीमा और समय तय हो। इस पूरे ढांचे में सबसे अहम भूमिका नागरिक की होती है। जब नागरिक व्यक्ति से नहीं, व्यवस्था से निष्ठा रखता है, जब वह तालियों से ज्यादा सवालों को महत्व देता है और जब वह कौन कर रहा है से पहले कैसे किया जा रहा है पूछने लगता है, तभी संस्थाएं दोबारा सांस लेती हैं। व्यक्ति आते जाते रहेंगे, लोकप्रियता बढ़ेगी घटेगी, लेकिन अगर नियम सुरक्षित हैं, प्रक्रियाएं जीवित हैं और सवाल पूछने की आजादी बची है, तो लोकतंत्र सुरक्षित रहता है। यही इस अध्याय का सार है। जब व्यक्ति व्यवस्था बन जाए, तब पतन शुरू होता है और जब नियम फिर से केंद्र में आते हैं, तभी लोकतंत्र पुनर्जीवित होता है।